नमस्कार, सत्य हिंदी के रात 8 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। आप ये बुलेटिन सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका से समझौते में परमाणु कार्यक्रम पर कोई प्रतिबद्धता नहीं, ईरानी सरकारी मीडिया। रूस का यूक्रेन पर पड़ा हमला, दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें, 83 लोग हुए घायल। बीजेपी की फलता में जबरदस्त जीत, दिबांशु पांडा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। भारत ने इबोला के प्रकोप पर एडवाइजरी जारी की, 3 देशों की यात्रा से बचने की सलाह। अगले 1 साल में गिर सकती है मोदी सरकार, राहुल के बयान पर बढ़ा विवाद। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत में प्रगति हुई और बहुत जल्द अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते में परमाणु हथियार पर कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने अमेरिका और ईरान के बीच कथित समझौते से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्ताव में ईरान ने अपनी किसी भी परमाणु सामग्री को सौंपने की कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है, जबकि एजेंसी का दावा है कि पश्चिमी मीडिया में इसके उलट रिपोर्टें आई हैं। IRGC से जुड़ी समाचार एजेंसी ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत को संभावित रूप से युद्ध समाप्त होने के बाद तक टाल दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा ड्राफ्ट सिर्फ युद्ध समाप्त करने के मुद्दे तक सीमित है और इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कोई जानकारी शामिल नहीं है। अमेरिका के प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान अपने पास रखा अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक सौंपने को तैयार हो गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह जानकारी दी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने कहा है कि उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ट्रंप के शांति समझौते के करीब वाले संदेश में भी परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का जिक्र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने का समझौता लगभग तैयार है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस डील में ईरान अपने पास मौजूद 60% एनरिच्ड करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम को देने की सहमति दे रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। उसने सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि राजधानी कीव मुख्य निशाने पर थी, लेकिन दूसरे इलाकों को भी निशाना बनाया गया। हमलों में कम से कम 83 लोग घायल हुए हैं। कीव और उसके आसपास के इलाकों में 4 लोगों की मौत हुई है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात पूरे क्षेत्र में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और रिहायशी इमारतों और स्कूलों को नुकसान पहुंचाने की खबरें हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमलों में ऑरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की तरफ से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हमलों के जवाब में किए गए। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर शुक्रवार को स्टारोबिल्स्क शहर में एक छात्रावास पर घातक हमला करने का आरोप लगाया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। वहीं यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने कहा था कि उनकी ओर से शुक्रवार रात रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में स्टारोबिल्स्क के पास हमला किया था, लेकिन निशाना रूस की एक विशेष सैन्य इकाई थी। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा 1,09,021 वोटों के अंतर से जीत गए हैं। बीजेपी के दिबांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट और कांग्रेस के अब्दुल रज़ाक मोल्ला को 10,084 वोट मिले। वहीं चुनावी नतीजों के बाद TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि फलता की गिनती में साफ तौर पर गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि जहां फलता में दोपहर 3:30 बजे तक गिनती के 21 राउंड पूरे हो गए थे, वहीं 4 मई को सिर्फ 2 से 4 राउंड ही पूरे हुए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस बारे में सफाई मांगी है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह उपचुनाव NDA सरकार के पहले साल पर जनता का जनमत संग्रह साबित होगा। यह सीट बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि जनसुराज तीसरे नंबर पर रही थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर में बीजेपी को सिर्फ जनसुराज पार्टी ही हरा सकती है। हालांकि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने के सवाल पर सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि फैसला पार्टी करेगी। प्रशांत किशोर ने पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह के साथ मतभेद की खबरों को भी खारिज किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इबोला से प्रभावित देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 17 मई 2026 को इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। WHO और अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी अफ्रीका CDC के अनुसार कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के बुंडीबुगियो स्ट्रेन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 21 मई तक DRC में 746 संदिग्ध मामले और संदिग्ध मामलों में से 176 मौतें दर्ज की गई थी। WHO के अनुसार अब तक दोनों देशों में कुल 85 पुष्ट मामले, जिनमें युगांडा के 2 मामले शामिल हैं, और पुष्ट मामलों में से 10 मौतें, जिनमें युगांडा की 1 मौत शामिल है, दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि भारत में अभी तक इबोला का कोई मामला नहीं मिला। सरकार ने प्रभावित देशों में मौजूद भारतीयों से स्थानीय स्वास्थ्य नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगले 1 साल में गिर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस समिति की एक बैठक में बोलते हुए राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना गया कि मोदी सरकार अगले 1 साल में गिर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बढ़ता आर्थिक असंतोष इस सरकार के गिरने के पीछे मुख्य कारणों में से एक होगा। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर देश में अराजकता फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बयान देश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दंगे और अशांति के जरिए सरकार गिराना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि आर्थिक असंतोष और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, जबकि सरकार जवाब देने से बच रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा है कि वैध भारतीय यात्रियों को अमेरिकी वीजा मिलने में आ रही दिक्कतें दूर की जाएं। नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत लोगों के बीच संबंध है, इसलिए कानूनी तरीके से यात्रा करने वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि भारत अवैध आवागमन रोकने में अमेरिका के साथ काम कर रहा है, लेकिन इसका असर छात्रों, प्रोफेशनल्स और रिसर्च से जुड़े लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं मार्को रूबियो ने कहा कि J1, F1 और H1B वीजा नियमों में हाल के बदलाव भारत को निशाना बनाकर नहीं किए गए, बल्कि पूरी दुनिया में लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने इमिग्रेशन सिस्टम को आधुनिक बना रहा है और भविष्य में यह सिस्टम भारतीयों के लिए पहले से ज्यादा बेहतर और तेज हो सकता है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बेहद अहम बताया। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के साथ संभावित समझौते का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि शायद आज थोड़ी देर में और खबरें सामने आएंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आगे की घोषणा का काम राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, काफी अहम प्रगति हुई है, हालांकि अभी अंतिम प्रगति नहीं हुई। मार्को रूबियो ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अच्छी खबर के संकेत दिए, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि अभी काम बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ घंटों में दुनिया को कम से कम होर्मुज स्ट्रेट के मामले में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि हमें अभी कुछ और काम करना है। अच्छी खबर है, लेकिन अभी अंतिम खबर नहीं है। रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर स्पष्ट रहे हैं। अपने ही देश में बढ़ती आलोचना का सामना करने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ होने वाले संभावित समझौते को एक कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन से मिली खबरों के मुताबिक इस डील को कांग्रेस में कुछ रिपब्लिकन सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ा। एक सांसद ने तो इसे तबाही करार देते हुए यह तर्क दिया कि इससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हासिल की गई उपलब्धियां बेकार हो जाएंगी। सीनेटर टेड क्रूज ने भी इस प्रस्तावित समझौते की आलोचना करते हुए इसे एक बड़ी गलती बताया। भारत में ईरान के दूतावास ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की हाल की टिप्पणियों को खारिज किया है। दूतावास ने कहा कि रूबियो ने क्षेत्र के हालात को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की। भारत में ईरान के दूतावास ने कहा कि मार्को रूबियो के बयानों का असली मकसद अमेरिका और इसराइल की अस्थिर नीतियों से ध्यान हटाना है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान दुनिया के तेल और ऊर्जा के बड़े निर्यातकों में से एक है, जो भारत समेत दुनिया के सभी देशों को ऊर्जा संसाधन देने के लिए तैयार रहा है, लेकिन हाल के सालों में
वैश्विक ऊर्जा बाजार की मुश्किल बढ़ाने की असली वजह अमेरिका है, जिसने ईरान के तेल निर्यात पर गैर कानूनी और नाइंसाफी वाले प्रतिबंध लगा रखे हैं। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ हैं और इनका मकसद ईरानी जनता पर आर्थिक दबाव डालना है। तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका ने दवाओं पर रोक लगाई, जिसकी वजह से कई मासूम मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ी और लोगों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी। दरअसल मार्को रूबियो ने शनिवार को ईरान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें ईरान को वैश्विक तेल संकट और खाड़ी क्षेत्र में तनाव का मुख्य जिम्मेदार ठहराया गया था। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी शहर क्वेटा में रविवार को रेलवे ट्रैक के पास शक्तिशाली ब्लास्ट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार यह धमाका सेना के जवानों और उनके परिवारों को क्वेटा से पेशावर ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया। ब्लास्ट के कुछ देर बाद बलोच लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली। इसने इसे फिदायीन हमला बताया और कहा कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे। बताया जा रहा है कि विस्फोटकों से भरी एक कार ने ट्रेन के डिब्बे को टक्कर मारी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरकर चलने लगे। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित घर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर सीजेपी की तेजी से ट्रेंड होने के बाद उनके घर के बाहर भीड़ जमा होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया। अभिजीत फिलहाल अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उनके माता पिता महाराष्ट्र में रहते हैं। दिपके ने आरोप लगाया है कि सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट हटाए गए हैं और उन्हें भारत से धमकियां भी मिल रही हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.